हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी हब लेट्स क्रैक इट यूट्यूब चैनल। तो आज मैं डीएवी क्लास 8 के स्टूडेंट्स के लिए चैप्टर फर्स्ट का सॉल्यूशन लेकर आ गया हूँ, जो कि अभ्यास का है। ओके, तो इसमें हम लोग को अनुस्वार पढ़ना है, अनुनासिक पढ़ना है, र के रूप पढ़ने हैं, यानी र के बहुत सारे जो रूप होते हैं। एक र का रूप ऊपर की तरफ लगा हुआ होता है, एक ये भी र होता है, एक ये पूरा र होता है। तो इस टाइप के जो र होते हैं उसके बारे में पढ़ना है। नुक्ता पढ़ना है और उसके बाद अपठित काव्यांश पढ़ना है। अपठित काव्यांश यानी कि आपका अपठित गद्यांश जैसा ही होगा, लेकिन गद्यांश में जैसे कि एक स्टोरी होता है, लेकिन इसमें आपका एक कविता होगा। ओके, तो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चंस करने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि अनुस्वार और अनुनासिक किसे बोलते हैं। ओके, जिससे हम लोग को आसानी होगी। अनुस्वार का मतलब होता है बिंदु, जो ऊपर बिंदु लगा हुआ होता है, ये आपका अनुस्वार हो गया। और अनुनासिक का मतलब होता है आपका चंद्र बिंदु, जो ये ऊपर आपका चंद्र बिंदु लगा हुआ होता है, ये आपका अनुनासिक होता है। लेकिन एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आएगा डिफिनीशन लिखने को, तो आप चंद्र बिंदु और बिंदु लिख देंगे तो आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। उसका एक सटीक डिफिनीशन होता है जो आपको याद होना चाहिए। पहला है, अनुस्वार में जिन वर्णों के उच्चारण में हवा नाक से निकलती है, वहाँ नियम के अनुसार अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है। ओके, इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, अगर मैं एक एग्जांपल बताऊं, जैसे पंखा है, ये आपका पंखा लिखा हुआ है, ऊपर ये आपका अनुस्वार लगा हुआ है, लेकिन जो ये अनुस्वार है ये भी किसी वर्ण के लिए लगा हुआ है। याद रखिएगा, ये अनुस्वार जो है ये भी किसी वर्ण के लिए लगा हुआ है। और इस वर्ण को जब हम लोग बोलते हैं तो उस समय जो हवा होती है वो हम लोग के नाक से निकलती है। ओके, अब आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। वर्णमाला के सभी वर्णों के पंचम वर्ण के स्थान पर इसका प्रयोग किया जाता है। यानी कि आपका जो पंचम वर्ण होता है, जैसे आपका क वर्ण में आपका पंचम वर्ण अंग होता है, फिर आपका आ जाता है य, ण, न, म, ये आपका जो 5 वर्ण है। तो इसी वर्ण को हम लोग हटाकर अनुस्वार का प्रयोग कर देते हैं, यानी बिंदु लगा देते हैं। ओके, उसके बाद देखते हैं अनुनासिक में क्या होता है। जिन वर्णों के उच्चारण में हवा नाक व मुंह दोनों से निकलती है, वहाँ अनुनासिक का प्रयोग किया जाता है। अनुस्वार में हवा कहाँ से निकल रही थी? बस नाक से निकल रही थी, और कहीं से नहीं निकल रही थी। लेकिन जब अनुनासिक हम लोग यूज़ करते हैं, ये चंद्र बिंदु यूज़ करते हैं, तो ये भी आपका किसी वर्ण के लिए यूज़ किया गया है। तो इस वर्ण के उच्चारण में आपका हवा जो है वो नाक से भी निकलती है और मुंह से भी निकलती है, दोनों जगह से निकलती है। ओके, तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चंस को करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपका दिया हुआ है, उपर्युक्त पंक्ति में से उन शब्दों को छाँट कर लिखिए जिनमें अनुस्वार यानी बिंदु तथा अनुनासिक यानी चंद्र बिंदु का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको कविता का 4 लाइन दिया हुआ है। इसमें आपको वो शब्दों को छाँट कर लिखना है जिसमें अनुस्वार और अनुनासिक का यूज़ किया गया है। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले हम पंछी में आपका प के ऊपर बिंदु दिखाई दे रहा है, तो सबसे पहले इसको आप लोग लिख देंगे। उन्मुक्त गगन के पिंजर बंद, उसके बाद आपका पिंजर बंद है, तो पिंजर बंद में आपको दिखाई दे रहा है पी के ऊपर आपका अनुस्वार है, यानी कि बिंदु है, तो आपका दूसरे में आप लोग पिंजर बंद लिख देंगे। उसके बाद देखते हैं, पिंजर बंद न गा पाएंगे में आपका क्या है? चंद्र बिंदु दिया हुआ है ए के ऊपर, तो ये आप लोग तीसरे में लिख देंगे। उसके बाद स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में, यहाँ पर आपका श्रृंखला में ऊपर बिंदु दिया हुआ है, तो ये आप लोग लिख देंगे। और उसके बाद है आपका बंधन, इसमें आपका बिंदु दिया हुआ है प के ऊपर, तो ये आप लोग लिख देंगे। ऐसे आपको लिख देना है जैसे मैंने लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 में। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। उच्चारण के आधार पर निम्नलिखित शब्दों में अनुस्वार तथा अनुनासिक का प्रयोग कीजिए। इसमें आपको सही जगह पर बिंदु और चंद्र बिंदु लगाना है। जहाँ बिंदु लगेगा वहाँ बिंदु लगाना है, और जहाँ चंद्र बिंदु लगेगा वहाँ चंद्र बिंदु लगाना है। तो पहला है अगुर। अगुर में आप अ के ऊपर जब बिंदु लगाएंगे तो ये अंगूर बन जाएगा, तो ये आपका करेक्ट होगा। अ के ऊपर आपको लगाना है।
उसके बाद है चाँद, चाँद में आपको चा के ऊपर लगाना है तो वो चांद बन जाएगा। उसके बाद है आंगन, आंगन में आपको आ के ऊपर चंद्र बिंदु लगाना है तो वो आंगन बन जाएगा। उसके बाद है संवाद, संवाद में आपको स के ऊपर बिंदु लगाना है तो संवाद बन गया। जाऊँगा, जाऊँगा, जाऊँगा लिखा हुआ है तो इसमें आप ऊ के ऊपर बिंदु लगाएंगे तो ये बन जाएगा आपका जाऊँगा। भावनाएं, भावनाएं में आपको ए के ऊपर चंद्र बिंदु लगाना है। ओके, उसके बाद है आपका सांप, तो सांप में आपको सा के ऊपर चंद्र बिंदु लगाना है, सांप हो गया। ओके, उसके बाद है मंजिल, मंजिल में आपको म के ऊपर बिंदु लगाना है। मैंने यहाँ पर नहीं लगाया, छूट गया मेरे से। यहाँ पर आपको यहाँ पर आपको म के ऊपर बिंदु लगा देना है, ये सही जगह पर नहीं जा रहा है। यहाँ पर आपको म के ऊपर आपको बिंदु लगा देना है। ओके, ये आपका सही हो जाएगा। उसके बाद है आपका पसंद, तो यहाँ पर आपको पसंद लिख देना है, स के ऊपर बिंदु लगाना है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है निम्नलिखित शब्दों को ध्यान से पढ़िए। ये आप लोग कर लीजिएगा, मैं मेन पॉइंट बताता हूँ। ओके, अब हम लोग को र का विभिन्न रूप पढ़ना है। तो पहला र आप लोग इसको जानते हैं, ये क्या है, ये आपका स्वर के साथ लिखा हुआ है। ये जो र है, ये जो र है ये आधा र है प्लस अ है, ठीक है, आधा र धन अ है। इसको जब आप लोग करेंगे तो ये आपका पूरा र निकल के आता है, ये आपका व्यंजन निकल के आता है। ओके, तो यहाँ पर ये जो र आपने लिखा है ये स्वर के साथ है। ओके, उसके बाद ये वाला दिया हुआ है आपका, ये वाला जब दिया हुआ रहता है ये वाला आपका, तो इसको हम लोग रेफ बोलते हैं। ओके, तो इसमें क्या होता है, ये स्वर रहित होता है, यानी कि इसमें आपका स्वर लगा हुआ नहीं होता है। जैसे कि इसमें अ लगा हुआ है स्वर, लेकिन इसमें आपका कोई भी स्वर नहीं लगा हुआ है। ओके, इसमें ऐसा होता है। उसके बाद है आपका पदेन, पदेन में मैं एक एग्जांपल देता हूँ प्र का। तो प्र में जो आप लोग यहाँ पर नीचे देख रहे हैं, ये नीचे जो ऐसा तरह का आप लोग साइन देख रहे हैं इसमें प्र में, तो ये आपका पदेन कहलाता है। इसमें क्या होता है कि जो आपका प्र है, इसमें आपका जो र ये लिखा हुआ है, ये जो र आपका लिखा हुआ है जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये आपका जो र लिखा हुआ है पदेन का र, ये आपका स्वर के साथ होगा, लेकिन जो आपका ये प है ये आपका स्वर के साथ नहीं होगा। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। और एक बात यहाँ पे बताया गया है, ये देखिए, ये जो पदेन होता है ये दो तरह का होता है। अगर आपने खड़ी पाई लिखा है, अगर कोई आपने व्यंजन लिखा और उसमें आपने खड़ी पाई दिया, यहाँ पे जैसे कि प लिख रहा हूँ मैं, तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर खड़ी पाई दी है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर दिया है, तो इसमें हमेशा ये वाला पदेन का यूज़ होगा, ऐसे हम लोग पदेन लिखेंगे इसमें। लेकिन अगर आप ट लिख रहे हैं, ट यानी इसमें खड़ी पाई नहीं है, देख सकते हैं यहाँ पर खड़ी पाई नहीं है, तो यहाँ पर इस टाइप के पदेन का यूज़ होगा। ये भी आपका पदेन ही है, इस टाइप के पदेन का यूज़ होगा। ओके, तो आपको डिफरेंस पता चल गया होगा। प जब हम लोगों ने लिखा था तो उसमें खड़ी पाई था, तो हम लोगों ने इस टाइप का यूज़ किया था, और जब हम लोगों ने ट्र लिखा था तो उसमें खड़ी पाई नहीं था, इसीलिए आपका इस टाइप का यूज़ होगा जो यहाँ पे किया गया है। ओके, अब देखते हैं 4th नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या है, निम्नलिखित शब्दों में उच्चारण के आधार पर र के विभिन्न रूपों का प्रयोग करिए। र के विभिन्न रूप यानी कि जो आपने 3 रूप पढ़ा हुआ है, ऊपर आपने जो ये 3 रूप पढ़ा, पहला एक र है, उसके बाद रेफ है, उसके बाद पदेन है, तो तीनों का आपको यूज़ करना है। कौन सा सही होगा इस शब्द को पूरा करने में, वो आपको लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर है आपका धर्म, धर्म आपको यहाँ पे लिखना है, म के ऊपर आपको र लगाना है, ये वाला। उसके बाद है आपका विद्यार्थी, तो विद्यार्थी में भी आपको सेम लगाना है, थी के ऊपर। ओके, थी जो है उसके साइड में आपको ऊपर के साइड में ऐसा वाला लगा देना है र। उसके बाद है राष्ट्र, राष्ट्र में आपका देख सकते हैं कि खड़ी पाई नहीं है ट में, तो आपको ये वाला र लगाना है ट के नीचे। ओके, उसके बाद है शर्म, शर्म में आपको म के ऊपर लगाना है ये वाला र। उसके बाद है गह, गह में आप ग्रह बना सकते हैं, इसको ग्रह बनाने के लिए आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, ग्रह हो जाएगा ये आपका, ये वाला र जब आप लोग लगाएंगे तब। नहीं तो आप लोग एक और चीज़ लिख सकते हैं, वो है गृह, गृह, ये भी आप लोग र लिख सकते हैं।
कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी आपका एक टाइप का रॉ ही है। ओके, तो आप लोगों ने ये वाला रॉ पढ़ा है ग्रह वाला, तो आप लोग इसको लिख दीजिए। उसके बाद है आपका कम, तो इसको आप लोग बना देंगे कर्म, म के ऊपर आपका इस टाइप का रॉ रहेगा। उसके बाद है ड्रामा। ड्रामा में आपको दिखाई दे रहा है कि खड़ी पाई नहीं है, खड़ी पाई नहीं है, तो हम लोग ये वाला लगाएंगे। उसके बाद आपका है आशीर्वाद, वाह के ऊपर आपको रॉ लगाना है, ठीक है। उसके बाद है आपका व्रत, तो आप लोग इसको व्रत बना देंगे, वह जो है इसमें ये वाला लगा के, ये वाला रॉ लगा के। यहाँ पर ऐसा क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पे खड़ी पाई है, खड़ी पाई जब रहता है तो ऐसा वाला रॉ लगता है, लेकिन अगर खड़ी पाई नहीं रहता है तो आपका ऐसा वाला रॉ लगता है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें आपका नुक्ता के बारे में बताया गया है। तो नुक्ता के बारे में मैं जल्दी से बता देता हूँ। नुक्ता में क्या होता है कि जैसे कि आपने ज लिखा है, ज लिखा है, तो यहाँ पर आपने जब बिंदु दिया तो ये आपका बिंदु ही नुक्ता कहलाता है। ये 2 केसेस में होता है अधिकतर, ज और फ आपको 2 चीज़ें मिलेंगी। ज और फ के नीचे हमेशा नुक्ता लगता है, हमेशा नहीं, अधिकतर केसेस में, क्योंकि ये उर्दू के शब्द होते हैं, ये उर्दू के शब्द होते हैं, इसीलिए ज और फ के नीचे आपके नुक्ता लगते हैं। यहाँ पर आपका नुक्ता लगेगा ज और फ के नीचे। तो हम लोग को क्वेश्चन नंबर 6 में वही करना है, नुक्ता से हम लोग को भरना है। तो आपका ज के नीचे नुक्ता होगा, यहाँ भी आपका ज के नीचे होगा, यहाँ आपका फ के नीचे होगा। उसके बाद है आपका गज, गज में आपका ज के नीचे होगा। उसके बाद फिर से यहाँ पर ज के नीचे होगा। जितना भी आपको ज और फ दिखाई दे रहा है उसके नीचे आपको नुक्ता लगा देना है। यहाँ आपका फ के नीचे, यहाँ आपका फी में जो फ है उसके नीचे, यहाँ भी आपका फ के नीचे, यहाँ आपको ज के नीचे, यहाँ भी आपका ज के नीचे, यहाँ आपको जा के नीचे, ज जो है आपका आ का मात्रा लगा हुआ है, ज के नीचे, और यहाँ दो जो आपको 2 ज दिखाई दे रहे हैं, उन दोनों ज के नीचे आपको लगाना है नुक्ता। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इसमें आपका दिया हुआ है निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ पे आपके काव्यांश दिए हुए हैं, ओके, जो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था। आपका अपठित गद्यांश दिया हुआ रहता है तो स्टोरी रहता है, लेकिन अपठित काव्यांश दिया हुआ रहता है तो आपका कविता रहता है। तो यहाँ पे कविता दिया हुआ है, पहले इसको पढ़ लेते हैं। कोई लहर न रोक सकेगी, हम मंजिल के दीवाने हैं, संकल्पों के हम हैं सागर, सागर के ध्रुव साहस के ध्रुव तारे हैं, कभी न बाधाओं के आगे पाँव हमारे हारे हैं, तूफानों को तौल चुके हम सब जाने पहचाने हैं, भाग्य हमारी मुट्ठी में है स्वयं विधाता हम जग के, फिर क्यों किसी आँख में आंसू बरबस आ कर छलके। ये आपका दिया हुआ है कविता। तो हम लोग डायरेक्ट इसका आंसर देखते हैं। जो आंसर में आपको दिया हुआ रहेगा उसको मैं समझाते हुए बता दूंगा कविता के हिसाब से। प्रथम पंक्ति में लहर का क्या अर्थ है। यहाँ पर दिया हुआ है कोई लहर ना रोक सके, कोई लहर ना रोक सकेगी, यानी कोई परेशानी बाधा हमें नहीं रोक सकेगी। तो यहाँ पे आप लोग को वही लिख देना है। प्रथम पंक्ति में लहर का अर्थ बाधा, रुकावट या परेशानी है। ओके, ये आपको लिख देना है। मंजिल के दीवाने किसके सागर और किसके ध्रुव तारे हैं। यहाँ पर दिया हुआ है हम मंजिल के दीवाने हैं, संकल्पों के हम हैं सागर, साहस के ध्रुव तारे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मिल गया। तो आपको क्या लिख देना है, मंजिल के दीवाने, संकल्पों के सागर और साहस के ध्रुव तारे हैं। ओके, थर्ड क्वेश्चन नंबर देखते हैं, ग नंबर। तूफानों को तौल चुके हम का आशय क्या है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है तूफानों को तौल चुके हम सब जाने पहचाने हैं। तूफान का मतलब यहाँ पे क्या है, रुकावट। तो सारे रुकावट को हम लोगों ने तौल लिया है, सारे रुकावट को हम लोग जानते हैं। ओके, यही इसका मतलब होगा। तो आंसर में देखते हैं कि हम लोग को कैसे लिखना है। तूफानों को तौल चुके हम का आशय यह है कि हम बहुत से बाधा और कठिनाई की क्षमता से वाकिफ़ है। ओके, ये आपको लिख देना है। तूफान यानी कि आपका बाधा कठिनाई हो गया। तो सारे जो भी बाधा कठिनाई है हम लोग सारे से वाकिफ़ है, हम लोग सारे को जानते हैं किसकी कैसी औकात है। ओके, तो हम लोग आगे लिखते हैं, किसी की आंखों से आंसू क्यों नहीं छलकना चाहिए। ओके, इसको देखिए, किसी की आंखों से आंसू इसलिए नहीं झलकने चाहिए क्योंकि हमारा भाग्य हमारी मुट्ठी में है और हम अपनी मेहनत से अपने भाग्य बदल सकते हैं। यहाँ पर जैसा कि लिखा हुआ है कविता में भी, भाग्य हमारी मुट्ठी में है स्वयं विधाता हम जग के। इसीलिए किसी का आंसू नहीं झलकना चाहिए क्योंकि हमारा भाग्य तो हमारी ही मुट्ठी में है।
तो हम अपने भाग्य को अपनी मेहनत से बदल सकते हैं, इसीलिए आंसू नहीं होना चाहिए। उसके बाद है लास्ट क्वेश्चन, भाग्य को मुट्ठी में कैसे किया जा सकता है? तो भाग्य को मुट्ठी में हिम्मत, साहस, लगन और मेहनत से किया जा सकता है, ये आपको लिख देना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों के समान अर्थ वाले दो शब्द लिखिए। समानार्थी शब्द लिखना है यहाँ पे। तो गगन का जो समान अर्थ वाले दो शब्द आपको लिखना है, तो गगन यानी आकाश होता है, तो आकाश हम लोगों ने लिखा और नभ लिखा। जल का मतलब पानी और नीर। उसके बाद तरु का वृक्ष, पेड़ वृक्ष, ओके। उसके बाद है अरमान का आपका हो जाएगा इच्छा और चाह। उसके बाद आपका किरण का आपका हो जाएगा रश्मि, ज्योति या फिर प्रभा भी लिख सकते हैं, तीनों आपका सही होगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, विघ्न का आपका हो जाएगा बाधा, कठिनाई। ओके, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, निम्नलिखित वाक्यों को कोष्ठक में दिए गए शब्दों के विलोम शब्द। यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको कोष्ठक में शब्द दिए हुए हैं, इधर साइड में कोष्ठक में शब्द दिए हुए हैं, तो यहाँ पर आपको इसका विलोम लिखना है। इसका बोलने का मतलब कि जो कोष्ठक में शब्द दिए हुए हैं, इसका विलोम आपको फिल इन द ब्लैंक्स वाले एरिया में लिखना है। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहला है आपका दंड। तो दंड का आपको लिख देना है पुरस्कार, इसका विलोम होता है दंड का विलोम पुरस्कार। उसके बाद स्तुति का आपका होता है निंदा, आपका विलोम। उसके बाद है दुरुपयोग का आपका विलोम होता है सदुपयोग। उसके बाद है विषाद का आपका होता है हर्ष। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10th नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, आप संयुक्त अक्षर और हलंत वाले शब्दों से भली भांति परिचित है। ठीक है, तो निम्नलिखित शब्दों को दोनों तरीके से लिखिए। यहाँ पर आपको आंसर्स लिखने हैं। सबसे पहले मैं हलंत वाले शब्द संयुक्त अक्षर क्या होते हैं बता देता हूँ। सबसे पहले हलंत का मतलब क्या होता है, जैसे कि आपने देखा होगा कि कोई भी वर्ण के नीचे, वर्ण में हम लोग व्यंजन की बात करेंगे क्योंकि स्वर का इससे कोई संबंध नहीं है। कोई भी वर्ण अगर लिखा हुआ है, स्वर को नहीं बात कर रहे हैं और आ की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ व्यंजन की बात कर रहे हैं, क ख ग घ ये सब। तो अगर आपने लिखा हुआ है क, और क के नीचे आपको अगर इस टाइप का साइन दिखाई देता है, तो इसका मतलब समझ जाइएगा कि वो क आधा है, वो क क्या है, आधा है, और यही आपका हलंत होता है। ये जो साइन आपको दिखाई दे रहा है क के नीचे, यही आपका हलंत है, और ये बताता है कि जो ये वर्ण आपने लिखा हुआ है, व्यंजन आपने लिखा हुआ है, ये दरअसल आधा है। और उसके बाद आपका लिखा हुआ है संयुक्त अक्षर। संयुक्त अक्षर क्या होता है मैं इससे बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पे चिन्ह लिखा हुआ है, ह जो है ये आधा है, ओके, ह जो है ये आधा है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग कि ह को इस टाइप का लिखा गया है, यानी कि पूरा करके लिखा गया है, और उसमें अंदर की तरफ न लिखा गया है। ओके, अंदर की तरफ न लिखा गया है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो हलंत है हम लोगों ने ये लिखते टाइम इसको हटा दिया। तो अगर जब हम लोग हलंत को हटाते हैं, हलंत को जब हम लोग हटाते हैं तो वो संयुक्त अक्षर बोला जाता है। हलंत को हटाएंगे अगर तो वो संयुक्त अक्षर बोला जाएगा। लेकिन अगर हम लोग इसका मतलब देखेंगे, ये जो ह लिखा हुआ है और उसके अंदर जो न है, इसका मतलब हम लोग देखेंगे तो इसका मतलब है कि ह जो है ये आपका आधा है, और जो ये इसके अंदर जो हम लोग को न दिखाई दे रहा है, जो कि पूरा नहीं दिखाई दे रहा है, दरअसल न ही आपका पूरा है। आपको ख नंबर क्वेश्चन से समझ में आएगा। यहाँ पर लिखा है ब्रह्मा, तो ब्रह्मा में आपका जो ह है वो पूरा दिखाई दे रहा है, ठीक है, और जो आपका माँ है वो आपको पूरा दिखाई नहीं दे रहा है। तो ह जो है, जो आपको पूरा दिखाई दे रहा है ह, यही आपका असलियत में आधा ह है। तो ब्र लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, उसके बाद आधा ह, और उसके बाद माँ लिखेंगे हम लोग, ठीक है, माँ लिखेंगे हम लोग। ऐसे ही इसमें भी होगा। यहाँ पर है गढ़, तो यहाँ पे द और ढ जुड़ा हुआ है। तो ड और ध जब यहाँ पे जुड़ा हुआ है तो आप लोग क्या करेंगे कि जो आपको ड दिखाई दे रहा है, जो कि आपको पूरा दिखाई दे रहा है, वो असलियत में तो आपको आधा होगा, ठीक है। द जो है वो जो आपको पूरा दिखाई दे रहा है वो आपका आधा होगा, और जो आपको ढ है जो द के साथ कनेक्टेड है वो आपका पूरा होगा, और उसके बाद आ का मात्रा आपको लग जाएगा जैसे कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। उसके बाद है मिट्टी। मिट्टी में आपका ट जो है वो आधा, यानी कि इधर साइड में आपका हलंत वाला दिया हुआ है।
तो यहाँ पे आपका हलंत दिया हुआ है, तो मिट्टी में पहले क्या लिखेंगे, मी लिखेंगे, उसके बाद ये वाला ट, जो आपका हलंत वाला ट है वो लिखेंगे हम लोग पूरा, और उसके बाद जो ये लास्ट वाला है टी, ये हम लोग ऐसे करके लिखेंगे। ट के नीचे एक और ट होगा और ऊपर ये हम लोग ई का मात्रा लगा देंगे। उसके बाद है विद्यालय। तो विद्यालय में आपको क्या लिखना है, द आपका आधा है और आप उसके बाद या है। तो जब भी द और य मिलता है, मैं बता रहा हूँ, जब भी द और य मिलता है तो वो द बन जाता है। ओके, ऐसा बन जाता है। जब भी द और य मिलता है तो वो ऐसा बन जाता है, ये आपको याद रखना है। तो विद्यालय है आपका, तो विद्यालय में आपका वी हो गया, द और या जो आप लोग जोड़ेंगे तो द्या हो जाएगा, और उसके बाद लय लास्ट में जो आप देख रहे हैं। उसके नीचे है विद्वान। तो विद्वान में आपका द है जो कि आधा है, तो हम लोगों ने द यहाँ पे पूरा लिखा। उसके बाद आपका वाह है जो कि पूरा है, तो हम लोग वाह को आधा लिखेंगे, यानी व को आप लोगों ने आधा लिखा। आधा लिखने का मतलब द के साथ कनेक्ट करके लिखा, उसमें आपने आ का मात्रा लगाया, उसके बाद न, ये आपका करेक्ट होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है। इसमें आपको क्या करना है, बहुत बार ऐसा होता है कि एक आपका शब्द लिखा हुआ रहेगा, लेकिन इसका अर्थ आपका 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, बहुत सारे अर्थ हो सकते हैं, ऐसा बहुत बार होता है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको ये शब्द दिया हुआ है और इसके 2 अर्थ दिए हुए हैं। ओके, यहाँ पर आपके इसके 2 अर्थ दिए हुए हैं, तो आपको दोनों से एक एक सेंटेंस बनाना है, एक एक वाक्य बनाना है, और इसमें आपको इसका यूज़ करना है, इन दोनों का यूज़ नहीं करना है। ओके, ये तो आपको मीनिंग बताने के लिए दिया हुआ है, इन दोनों का यूज़ नहीं करना है, हार का ही यूज़ करना है। और ऐसा सेंटेंस बनाना है कि हम लोग को पता चल जाए कि यहाँ पे माला का बात हो रहा है और यहाँ पर हारना का बात हो रहा है, यानी पराजय का बात हो रहा है। तो पहले माला से बनाते हैं। मेरे पास मोतियों का हार है, तो हम लोगों ने हार का यूज़ किया, लेकिन हम लोग को पता चल गया कि ये माला के लिए प्रयोग किया गया है। ओके, अब नेक्स्ट को देखते हैं। श्रीलंका क्रिकेट विश्व कप हार गई। तो श्रीलंका क्रिकेट विश्व कप हम लोगों ने इसका यूज़ किया है, लेकिन हम लोग को पता चल रहा है कि यहाँ पर पराजय का बात किया गया है। ओके, ऐसे ही हम लोग नेक्स्ट बनाएंगे। उसके बाद है आपका उत्तर। उत्तर एक दिशा के लिए है और एक जवाब के लिए है। तो सबसे पहला, भारत के उत्तर में हिमालय है। तो भारत के उत्तर में हिमालय है, तो ये आपका पता चल रहा है कि दिशा के लिए बताया गया है, कि भारत की उत्तर दिशा में हिमालय है, दिशा के लिए बताया गया है। तो ये आप लोग लिख देंगे। उसके बाद जवाब के लिए आप लोग क्या लिखेंगे, तुम मेरे प्रश्न का जवाब दो, तुम मेरे प्रश्न का उत्तर दो। जवाब का हम लोग यूज़ नहीं करेंगे, तुम मेरे प्रश्न का उत्तर दो, इसी का हम लोग यूज़ करेंगे। ओके, तो इससे आप लोग को समझ में आ गया कि जवाब के बारे में बात हो रहा है। उसके बाद है अंक। अंक का एक मतलब होता है गोद और एक मतलब होता है संख्या। तो पहले में आप लोग लिखेंगे, माँ ने बच्चे को अंक में उठा लिया, गोद में नहीं, अंक में उठा लिया। इससे आप लोग को पता चल रहा है कि वो ज़रूर गोद के बारे में बात किया जा रहा है, संख्या के बारे में बात नहीं किया जा रहा है। इस सेंटेंस को आपको देखकर पता चल रहा है। तो वैसे ही सेकंड में करेंगे संख्या। तो संख्या में आप लोग क्या लिखेंगे, गणित की कक्षा में अंक के विषय में बताया जा रहा है। ओके, तो इसका मतलब आप लोग समझ गए कि गणित की कक्षा में संख्या के बारे में बताया जा रहा है। ओके, तो इसीलिए हम लोगों ने अंक लिखा है। तो हम लोग को इधर साइड में जो भी है इसी से सेंटेंस बनाना है, और ऐसा सेंटेंस बनाना है कि दोनों का मीनिंग हम लोग को पता चल जाए। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर है आपका, निम्नलिखित वाक्यों में से क्रियापद छांटकर उनके भेद भी लिखिए। तो सबसे पहले आपको क्रिया छांटना है, क्रिया कौन सा दिया हुआ है वाक्य में, और उसके बाद उसका भेद लिखना है, यानी सकर्मक है या अकर्मक है। ओके, तो सबसे पहला क में आपका दिया हुआ है। मैं आपको बताता हूँ कि आप लोग कैसे पहचान सकते हैं। यहाँ पे धोबी ने कपड़े धोए, तो धोए जो है वो आपका क्रिया हो गया, आराम से पता चल गया। लेकिन अब ये कैसे पता चलेगा कि सकर्मक है या अकर्मक। सकर्मक में आपका कर्म होता है और अकर्मक में आपका कर्म नहीं होता है। यहाँ पर आप लोग क्या से प्रश्न करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो सकर्मक है या अकर्मक। आपको करना क्या है, आपको जैसे कि पता है कि सबसे पहले आपका कर्ता लिखा हुआ होता है, फिर आपका कर्म लिखा हुआ होता है,
और फिर आपका क्रिया लिखा हुआ होता है। तो कर्ता और क्रिया को हम लोग बोलेंगे और ये कर्म के जगह पे हम लोग क्या प्रश्न पूछेंगे। जैसे धोबी ने क्या धोए, धोबी ने यहाँ पे कर्ता हो गया, धोए यहाँ पे क्रिया हो गया, तो बीच में आपका कर्म आता है। तो यहाँ पे हम लोग प्रश्न करेंगे क्या, धोबी ने क्या धोए, तो यहाँ पे हम लोग को आंसर मिल रहा है, वाक्य में लिखा हुआ है कपड़े धोए, तो ये सकर्मक हो गया आपका। सेकेंड, घोड़े दौड़ रहे हैं, तो घोड़े यहाँ पे क्रिया, घोड़े यहाँ पे करता है और यहाँ पे दौड़ रहे हैं ये आपका क्रिया है। ओके, तो यहाँ पे दौड़ रहे हैं की जगह दौड़ भी लिख सकते हैं आप लोग, क्योंकि ये आपका रहे हैं ये आपको टेंस के लिए यूज़ किया गया है, काल के लिए यूज़ किया गया है, तो दौड़ भी लिख सकते हैं। तो हम लोग प्रश्न क्या करेंगे, घोड़े क्या दौड़ रहे हैं। यहाँ पे आपको आंसर मिला वाक्य में घोड़े क्या दौड़ रहे हैं, तो यहाँ पे आपको आंसर नहीं मिला क्या का, तो ये आपका अकर्मक होगा। उसके बाद मैंने एक अच्छी कहानी पढ़ी, तो यहाँ पे आपका पढ़ी जो है ये आपका क्रिया हो गया और मैंने आपका कर्ता हो गया। तो आप लोग क्वेश्चन करेंगे कि मैंने क्या पढ़ी, तो आपको आंसर मिलेगा मैंने कहानी पढ़ी, तो ये आपका सकर्मक हुआ। अब आप लोग बोलेंगे कि ये एक और अच्छी क्या है, तो ये आपका विशेषण है। ओके, ये कहानी का विशेषता बता रहा है, एक और अच्छी कहानी यहाँ पे कर्म है। ओके, आगे देखते हैं। पंडित जी ने फूल और प्रसाद बांटे, यहाँ पे बांटे आपका हो गया क्रिया, और क्वेश्चन करेंगे हम लोग पंडित जी ने क्या बांटे, तो प्रसाद और फूल, तो हम लोग के पास आंसर मिल रहा है क्या से प्रश्न करने पर, तो ये सकर्मक हो गया। उसके बाद अचानक आंधी आई, अचानक क्या आई यहाँ पे तो क्रिया हो गया, अचानक क्या आई, तो हम लोग को आंसर मिला है आंधी, तो ये आपका सकर्मक हो गया। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर में बता देता हूँ, इसमें आपको क्या करना है। इसमें आपको अपने आदर्श के बारे में लिखना है। जैसे बहुत लोगों के आदर्श होते हैं, लोग सोचते हैं कि हम लोग उन्हीं को फॉलो करें और उनके जैसा बने, तो आपको भी अपने आदर्श के बारे में लिखना है। यहाँ पर आपको अपने आदर्श के बारे में लिखना है और उसमें क्या क्या बिंदु को याद रखना है, क्या क्या उसमें ऐड करना है। ओके, जो आपको यहाँ पर दिया हुआ है देख सकते हैं, तो उन सब को देखकर आपको इसका आंसर लिख देना है। मैं इसका आंसर नहीं देने वाला हूँ हमेशा की तरह। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछ सकते हैं। ओके, बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।